नमस्कार, सीधे श्रीनगर से आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। श्रीनगर में मेरी मौजूदगी इसलिए है क्योंकि आज से ठीक 2 महीने 12 दिन पहले एक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति की यहां पर नियुक्ति की जाती है जिसके जरिए नए कश्मीर की बात को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा प्लान देश के सामने रखा जाता है। अब सवाल यह है कि अब तक इसमें कितनी कामयाबी मिल पाई है। नए कश्मीर को लेकर सरकार आगे कैसे बढ़ रही है। जिस कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, जिसका जिक्र अक्सर किताबों में हम देखते और सुनते चले आए हैं, उसको असल में हकीकत में उतारने के लिए यहां पर सरकार की ओर से अब तक क्या क्या किया गया है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त पहली बार आपको बता दें उपराज्यपाल बनने के बाद एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए हमारे साथ मनोज सिन्हा जी मौजूद हैं आज तक पर। सर, बहुत स्वागत है आपका और बहुत शुक्रिया इसलिए क्योंकि पहला इंटरव्यू आप आज तक को दे रहे हैं और उसके जरिए कश्मीर और जम्मू की आवाज पूरे देश तक जाएगी। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि 73 दिन पहले आप यहाँ पर आते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ कई बड़े फैसले आपकी ओर से लिए जाते हैं कश्मीरियत और जमहूरियत को लेकर। अब तक के आपके बड़े ऐलान, बड़े प्लान क्या रहे हैं, कैसे बताएंगे आप देश को कि मनोज सिन्हा ने यहाँ पर आने के बाद क्या क्या किया है? देखिए, मुझे लगता है कि 73 दिन में हमने 73 से ज्यादा फैसले किए हैं, लेकिन आप चाहती हैं कि मैं 3 ही 4 बताऊं, तो मुझे तय करने में ये मुश्किल हो रहा है कि प्रायोरिटी किसको मैं दूं, फर्स्ट, थर्ड या फर्स्ट, फोर्थ। लेकिन मोटे तौर पर मुझे लगता है कि आने के बाद मैंने महसूस किया कि प्रशासन और आवाम के बीच जो ट्रस्ट डेफिसिट है जी, उसे जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए। और मैंने इन 73 दिनों में कोशिश की है कि आवाम और प्रशासन के बीच की जो खाई थी उसे पाट दिया जाए। इस सिलसिले में हमने अनेक फैसले किए हैं और उसका असर अगर आप श्रीनगर उतरी होंगी, यहाँ तक आने में अगर किसी से आपकी बात हुई होगी तो आपने महसूस किया होगा जी। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि पर्यटन की दृष्टि से ये देश नहीं दुनिया के खूबसूरत जगहों में है और पहली बार 20 जिले से लोगों को बुला रहा हूं 22 तारीख को, जिनसे पूछूंगा कि आपकी समस्या का समाधान प्रशासन ने कर दिया है या नहीं कर दिया है। तो मैं कहूं कि एट स्पॉट रिड्रेसल हो जाए लोगों की समस्या का, इसका इंतजाम किया है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत के नाम से एक योजना शुरू की थी जिसमें 2011 की जनगणना में जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं उन परिवारों को 5 लाख रुपए इलाज की सुविधा मिलती है। यहाँ आने के बाद प्रधानमंत्री जी के निर्देश या मैं कहूँ कि उनसे चर्चा करने के बाद एक बड़ा फैसला हमने किया है और जम्मू कश्मीर एक अकेला राज्य है, देश में नहीं, मैं कहूँ कि दुनिया में शायद कोई दूसरा स्थान नहीं होगा जहाँ हर व्यक्ति, हर परिवार को 5 लाख रुपए के इलाज की सुविधा हम प्रदान करने जा रहे हैं। हम लोग मान रहे थे कि अब आप यहाँ पर आ गए हैं, आप एक राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, प्रशासनिक तौर पर भी आप पूरी तरह से सक्षम है, इसी वजह से एक खास मकसद के तहत आपको यहाँ पर भेजा गया था मनोज जी। लेकिन सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि अब इसमें फेरबदल करके लोकल लेवल पर तो आप स्ट्रांग कर रहे हैं चीजों को, लेकिन चुनाव कब होंगे विधानसभा के? क्योंकि देश तो इसी बात का इंतजार कर रहा था और जम्मू कश्मीर के लोग खास तौर पर। जहाँ तक विधानसभा के चुनाव का सवाल है, मैं मानता हूं कि देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जो बात कही थी उसको देश मानता है, देश उस पर भरोसा करता है। आप सबको मालूम है कि डिलिमिटेशन कमीशन अपना काम कर रहा है। कुछ लोगों को भ्रम होगा, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भारत के संविधान की शपथ ली है उनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि डिलिमिटेशन का एक्ट देश की पार्लियामेंट ने बनाया और केवल जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन नहीं हो रहा है, पूरी उत्तर के 4 राज्यों का डिलिमिटेशन साथ साथ हो रहा है। एक बार डिलिमिटेशन का काम खत्म हो जाएगा, जम्मू कश्मीर अहम हो जाता है ना सर, जो आप बातें कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर भी अहम है और पूर्वोत्तर के वो 4 राज्य भी अहम है, वहां भी चुनाव होने। इसलिए कुछ लोग वेस्टेड इंटरेस्ट में भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसको पूरी जिम्मेदारी से खारिज करता हूं। लोग संवैधानिक संस्थाओं को न समझते हैं न उनके अधिकारों को जानते हैं। भारत में चुनाव कब होगा, कहाँ होगा, ये दायित्व भारत के चुनाव निर्वाचन आयोग को है। वो देश की एक संवैधानिक संस्था है, उसके कार्य क्षेत्र में कोई दखल दे, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। डिलिमिटेशन का काम चल रहा है, पूरा होगा तो मैं मानता हूँ कि उचित समय पर भारत का निर्वाचन आयोग इस दिशा में भी निर्णय करेगा। उचित समय कब आएगा ये निर्वाचन आयोग बताएगा। अब मैं आ जाती हूँ उन नेताओं के सवालों को लेकर जिनको हाल ही में रिहा किया गया या जिनको 370 लागू किए जाने के बाद नजरबंद किया गया था और एक एक करके उनकी रिहाई कर दी गई है। ये जो गुपकार घोषणा है
ये आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, कैसे निपटेंगे इससे? क्योंकि 3 पूर्व मुख्यमंत्री एक साथ आ गए हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ के स्थानीय हैं सब एक साथ आ गई हैं और सबने मोर्चा खोल दिया है। देखिए, मुझे लगता है कि राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं ये मेरी चिंता का विषय नहीं है। जम्मू कश्मीर की आवाम क्या सोचती है, उनकी बेहतरी के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए क्या किया जा सकता है। जो कश्मीर इस देश का मुकुट था, मुकुटमणि था, वादियों में जो खूबसूरती यहाँ की है, जो नेचुरल रिसोर्सेस यहाँ हैं, यहाँ के लोगों को जो तरक्की मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल सकी है। मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि यहाँ के लोगों का जो हक था, वाजिब हक था, वो मिले, यहाँ उनकी आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा किया जाए, और उसके लिए मैं अथक परिश्रम कर रहा हूँ और जो कुछ मैं कर सकता हूँ मैं कोई कोशिश उठा नहीं रखूंगा। गुपकार और मुझे लगता है कि आपके लिए, आपको नहीं लगता है कि आपके लिए चुनौती है कोई? मैं कोई चुनौती नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये भारत में लोकतंत्र है, इसलिए जिसके मन में जो आता है वो बोल देता है। मुझे कुछ उस पर कोई प्रतिक्रिया किसी महबूबा राजनीतिक मुफ्ती जी ने तो जैसे ही उनकी रिहाई हुई, प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करनी है।